हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आधुनिक इतिहास में हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। पार्ट 1 पे चर्चा हो गया था। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में हम लोग उपनिवेशवाद, भू राजस्व नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण पर चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे औद्योगिक नीति, रेलवे और धन की निकासी पे। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। औद्योगिक नीति और शिल्प उद्योगों का पतन। आइए जानते हैं क्या है। परंपरागत शिल्प उद्योगों का पतन तथा आधुनिक उद्योगों को ना लगाया जाना भी औद्योगिकरण कहलाता है। ये जो है ना बी औद्योगिकरण, ये सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी इसका कंसेप्ट दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ, औद्योगिक नीति जो लागू किया यहाँ इंडिया में तो आधुनिक उद्योग नहीं लगाया भी नहीं गया, जो पहले से भी था उसका भी ह्रास हो गया। कि इसका पतन का कारण क्या क्या था। रियासतों की समाप्ति से भारतीय शिल्पों का घरेलू बाजार सीमित हो गया। देखिए, घरेलू बाजार रियासतों की समाप्ति से इसलिए सीमित हो गया क्योंकि शिल्प उद्योग और जो तथा उससे उत्पादन जो होता था मार्केट में, घरेलू मार्केट में जो भी वस्तुएं बिकती थे, उसका संरक्षक रियासत ही था हम लोग का। जो राजा महाराजा थे वही जब डिपेंड हो गए अंग्रेजों पे, तो हमारा मार्केट तो कोलैप्स करना तो बनता ही है ना। सेकेंड टॉपिक है मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाना, ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन। मुक्त व्यापार जो लागू हुआ तो अंग्रेज से वस्तु यहाँ आने लगा, वहाँ जाने लगा, वहाँ का व्यापारी यहाँ व्यापार करने लगा। थर्ड, भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क। भारतीय वस्तु महंगी हुई। यहाँ से जो निर्मित होकर जाता था असल वस्तु या कोई भी वस्तु जो भारतीय से निर्मित होकर जाता था, वहाँ पे उच्च शुल्क लगाया जाता था, जिससे भारतीय वस्तुओं की कीमत ऊंची हो जाती थी, महंगी हो जाती थी, जिससे इसका डिमांड कम हो जाता था, तो बिक्री कम होती थी। फिर ब्रिटिश शिक्षा नीति, शिक्षित मध्यवर्ग द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित करना। ये जो शिक्षित शिक्षा नीति लाया था, इसके तहत भी इसका अपना लाभ ही छुपा हुआ था। एक मध्यवर्ग, एक शिक्षित वर्ग तैयार किया जो उसी के लाभ के बारे में सोचता था। वही पश्चिमी शिक्षा प्रदान किया। फिर रेलवे का विकास, इसमें और गति दे दिया। शिल्प उद्योगों के पतन में एक गति का काम कर दिया। नेक्स्ट, इससे क्या परिणाम हुआ। अंग्रेज के द्वारा जो हम लोग के यहाँ हमारे भारत में जो औद्योगिक नीति ला गया, उसका परिणाम क्या देखने को मिला। पॉजिटिव परिणाम, सकारात्मक परिणाम एक ही देखने को मिला। आधुनिक उद्योगों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। भले ही आधुनिक उद्योग का विकास नहीं हुआ यहाँ पे, पर एक होता है ना, रास्ता हम लोग के लिए खुल गया था आधुनिक उद्योग का। चिटपुट सीमित स्तर पे उद्योग लगे हुए थे। ओके, नेक्स्ट है शिल्पकार बेरोजगार हुए, कृषि का भार बढ़ा। शिल्पकार बेरोजगार हुए क्योंकि शिल्प उद्योग ही नष्ट होने लगा, ह्रास होने लगा, तो वहाँ जो कर्मी काम करते थे, शिल्पकार जो काम करते थे वो बेरोजगार हुए तो कहाँ जाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान था, तो वो भी कृषि पे डिपेंड होने लगे। तो कृषि पे क्या हुआ, अतिरिक्त जहाँ 3 आदमी काम करते वो 8 आदमी काम करने लगा, जिससे गरीबी देखने को मिला। साथ ही नकदी फसलों के कारण खाद्यान्न की कमी। औद्योगिक क्रांति हो रहा था अंग्रेज में, तो इंग्लैंड में, तो यहाँ पे क्या हुआ, नकदी फसलों पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने लगा, जिससे इंडिया में खाद्यान्न की कमी होने लगी। खाद्यान्न कमी का एक और रीजन था, एक तो कम मात्रा में यहाँ खाद्यान्न के उत्पादन होता था नकदी फसलों के कारण। उसके बाद यहाँ से निर्यात भी अंग्रेज इंग्लैंड करते थे खाद्यान्न का, तो परिणाम स्वरूप यहाँ अकाल की स्थिति भी देखने को मिला। साथ ही शिल्प उद्योग एवं कृषि का सहयोगात्मक संबंध टूटा। क्या था, शिल्प उद्योग और कृषि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड था। क्या वो शिल्प उद्योग का उधर पतन हुआ, और जो कृषि से वहाँ जो कच्चा माल जाता था वहाँ नहीं जाके अब क्या होता था, अंग्रेज में, इंग्लैंड में जाना शुरू हुआ, तो दोनों का एक तरह से संबंध टूटा। और यहाँ के कारीगर जो थे, कर्मचारी थे, वो भी कृषि पे ही डिपेंड होने लगे। नेक्स्ट, भारत कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया। यहाँ से क्या, कच्चे माल का आपूर्ति होता था इंग्लैंड पर, वहाँ से निर्मित वस्तु आता था। यहाँ से जो निर्मित वस्तु होता था वहाँ पे उच्च शुल्क लगाया जाता था, जिसके कारण भारतीय निर्मित वस्तुओं का डिमांड कम होता गया। तो भारत एक आयातक न होकर निर्यातक देश बन गया। भारत का व्यापारिक संतुलन बिगड़ गया, प्रतिकूल हुआ।
जो कि पहले अनुकूल था, भारत के फेवर में था, अब भारत के अगेंस्ट में हो गया। चलिए जानते हैं रेलवे। रेलवे का उद्देश्य क्या था भारत में लाने का? आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक हितों की पूर्ति हेतु रेलवे का विकास किया गया था भारत में। ओके, भारतीय उत्पादन क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ना। भारत का जितना भी उत्पादन केंद्र था, क्षेत्र था, उसको बंदरगाहों से जोड़ना ताकि हमारे सीमांत क्षेत्र तक वस्तुओं, ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाया जा सके। दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की पहुंच। फिर सेना के तीव्र आवागमन के लिए, ताकि विद्रोह पर अंकुश लगा सके। रेलवे का विकास का एक और रीजन था कि हमारा सेना, अंग्रेज की सेना इधर से उधर जा सके, तीव्र से कहीं विद्रोह हुआ तो उसको दबा सके। एक तरह से भारत का पूर्णतः अधिकारी करने के लक्ष्य और आर्थिक हित के साथ साथ, औपनिवेशिक हित के अंतर आर्थिक हित के साथ साथ यहाँ पे राजनीतिक हित भी साधने लगे थे अंग्रेज। देखिए विकास, रेलवे का विकास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला रेल बॉम्बे से थाने चला था 16 अप्रैल 1853, जिससे भारत में रेलवे पे निवेश पे भी 5% का लाभांश का गारंटी दी जाती थी। ओके, सर्वाधिक विकास का अर्जन के समय देखने को मिलता है रेलवे में। परिणाम देखिए क्या हुआ, रेलवे के विकास का भारत पे क्या परिणाम पड़ा। सकारात्मक परिणाम क्या हुआ, भारतीय व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी, यातायात परिवहन विकसित, राष्ट्रीय चेतना का विकास। यातायात परिवहन हुआ तो लोग क्या हुआ, एक जगह से दूसरा जगह जाने लगे, तो क्या एक दूसरे से मिले तो वहाँ का बात यहाँ गया, यहाँ के बात यहाँ पे जो पॉलिसी चल रहा था, वहाँ पे जो शोषण हो रहा था, वो सबका आदान प्रदान हुआ, तो लोग का राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। लोग शोषण, ब्रिटिश जो मुकुटा पहना हुआ था उसके मुकुटे से पीछे छिपे हुए चेहरे से रूबरू होने लगा। साथ ही छुआछूत, जाति पाति की भावना में भी कमी आई। रेलवे का विकास हो तो लोग जा रहा है, थोड़ी ना पता है कि बगल में कौन बैठा हुआ है, कोई भी कास्ट, कोई भी साथ साथ जा रहा है, आ रहा है। इससे क्या हुआ, छुआछूत जो हमारे समाज में थे उसको थोड़ा कम हुआ। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, देखते हैं। धन की निकासी का माध्यम बना, इसके द्वारा धन की निकासी में एक तीव्र गति प्रदान किया गया। अब साथ रेलवे के विकास के लिए सार्वजनिक ऋण लिया गया बाहर भारतीय राजस्व। जो यहाँ पे रेलवे के विकास के लिए जो ऋण लिया गया था, सार्वजनिक ऋण, उसका जो ब्याज तथा उसका भुगतान भी भारतीय राजस्व से ही किया जाता था। जबकि रेलवे का विकास करना, भारत में रेलवे का विकास करना मुख्य उद्देश्य नहीं था उनका मुख्य उद्देश्य था अपने औपनिवेशिक हित को साधना, जो था यहाँ पे व्यापार अच्छे से हो सके, अपना सेना उनका जा सके, ताकि वस्तुओं का दूर दूर तक पहुँच हो सके। क्योंकि भारत जैसे बड़ा मार्केट उनको मिल चुका था ना, इस वजह से उनका विकास किया। भले उसका प्रॉफिट इंडिया को भी इनडायरेक्ट वे में मिला। शिल्प उद्योगों का पतन, विद्युतीकरण हुआ। रेलवे का विकास भी शिल्प उद्योगों के पतन में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं लास्ट टॉपिक, ब्रिटिश अर्थनीति का लास्ट टॉपिक है धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका भी थोड़ी आपको सबसे पहले दादा भाई नौरोजी 1867 में परिभाषित किए थे धन की निकासी। इसका मतलब क्या होता है, अर्थ जानते हैं। भारतीय धन का ब्रिटेन जाना, बदले में कोई भौतिक लाभ ना मिलना। मतलब यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जो ब्रिटिश कमाया प्रॉफिट यहाँ वहाँ से वहाँ जा रहा था, बस उसके बदले में कुछ भी इंडिया को नहीं मिल रहा था, तो धन की निकासी हुई। आइए जानते हैं धन की निकासी के स्रोत क्या क्या थे। विभिन्न स्रोत थे, बहुत ज़्यादा ही स्रोत थे। कुछ मुख्य स्रोतों को हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला देखिए, यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं, ये कोई सीरियली नहीं है, हम अपने तरह से इसको ऐसे सजा दिए हैं। चलिए जानते हैं। पहला, कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं शेयर धारकों को लाभांश। कंपनी के जो कर्मचारी थे जो इंडिया में काम कर रहे थे, उसका वेतन भुगतान, भत्ता सब तथा शेयर धारक को लाभांश दिया जाता था। जो व्यापार में इन्वेस्ट करते थे वो भी सब भारतीय राजस्व से दिया था। साथ ही जो कंपनी के जो गवर्नर जनरल वगैरह भी थे, सबको भारतीय राजस्व से ही पेमेंट दिया जाता था। सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, जो ऋण लिया गया था रेलवे के विकास में और भी उद्योग लगाने में, मतलब रेलवे के विकास से रिलेटेड जो भी ऋण लिया गया बाद में, वो सबका ब्याज भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। तो ये क्या हुआ, भारतीय धन का हानि हुआ, धन का निकासी हुआ।
साथ रेलवे लाभांश की गारंटी एवं कर्ज एवं ब्याज, बहुमूल्य धातुओं के खनन द्वारा अर्जित आय, ये भी धन की निकासी का एक स्रोत ही है। ब्रिटेन में भारत सचिव और उसके परिषद, ब्रिटेन में जो भारत सचिव पद बनाया गया उसका परिषद बनाया गया, उसका भी वेतन भत्ता सब भारतीय राजस्व से दिया जाता था। साथ ही सैनिक व्यय, सैनिक जो ब्रिटिश भारतीय सेना था उसका व्यय जो होता था, खर्च भी वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। साथ ही विद्रोह के दमन पर किए गए व्यय भारतीय राजस्व पे, जब भारत में विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए जो खर्च ब्रिटेन को हुआ वो भी उल्टा उसी पे भारत पे ही डाल दिया जाता था, सारा भारतीय राजस्व पे ही। उसके बदले इंडिया को कुछ नहीं मिलता था, बल्कि यहाँ से जो भी राजस्व प्राप्ति हुआ उसे भी ले लिया जाता था। देखिए प्रक्रिया क्या था धन की निकासी। सबसे पहले प्लासी विजय के पश्चात शुरू हुआ ये प्रोसेस। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हो गया तो बंगाल का दीवानी अधिकार भी अंग्रेज को प्राप्त हो गया। फिर रेलवे भी इसका में अहम भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं परिणाम, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक परिणाम के अंतर्गत देखते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिकरण एवं समृद्धि। ब्रिटेन में तो औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति होने लगा। साथ ही यहाँ पर बड़ा मार्केट, भारत जैसा बड़ा मार्केट, अपने बेसिक मार्केट उसको मिल गया। यहाँ से कच्चा माल ले गया, वहाँ उत्पादन किया और यहाँ वस्तुओं को बेचना शुरू किया। उससे जो प्रॉफिट रहा तो वो अंग्रेज मतलब अपने देश ले जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे आर्थिक समृद्धि देखने को मिला। वहीं उल्टा इंडिया पे नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शोषणकारी चेहरा उजागर हुआ। इसका एक धन की निकासी होने लगा। दादा भाई नौरोजी आर्थिक जो राष्ट्रवादी थे, आर्थिक रूप से जो उजागर किए, जो ब्रिटिश के पीछे छुपे मुखौटे को बाहर लाए, उनका शोषणकारी चेहरा को उजागर किया। ये धन की निकासी के कॉन्सेप्ट जब आया, जो दादा भाई नौरोजी लाए, तो पूरा चीज़ खुल के सामने आया। राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ। नकारात्मक प्रभाव देखिए क्या पड़ा। अत्यधिक भू राजस्व के कारण भारत ऋणग्रस्त हुआ। भू राजस्व अधिक से अधिक लिया गया भारतीय किसानों से, जिससे क्या हुआ, भारत ऋणग्रस्त हुए, ऋण के शिकार होते चले गए। किसान लोग माजने शिकार होते चले गए। लोगों की क्रय शक्ति कमी, अकाल की स्थिति। लोगों के पास पैसा ही नहीं था, जो था वो भू राजस्व में ही दे दिया। हालांकि नकदी फसल उत्पादन हुआ, उससे पैसा आता था। पैसा क्या आता था वो भी राजस्व में दे ही दिया जाता था। लोग के पास पैसा ही नहीं तो खरीदेगा क्या, परचेजिंग पावर ही उसका कम हो गया। भारत का निर्धनीकरण हुआ। जब हमारा कृषि ही मतलब हानि में था, किसान ही नहीं कमा रहा था, किसान गांव में बसता था, किसान गरीब गांव गरीब। हमारा जब पता ही है, भारत गांव में बसता था, गांव गरीब तो भारत गरीब। ओके, लास्ट देखते औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। हमारे देश में औद्योगिक विकास नाम का कोई चीज़ देखने को नहीं मिला। वो बाद में चिटपुट मतलब सीमित स्तर पे औद्योगिक मतलब उद्योग लगे सीमित स्तर पे। चलिए, आज वृत्तिक आर्थिक नीति का पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। थैंक यू फ्रेंड।